स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी के रिगार्डिंग लेकर के क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर हमारा जो है वो CGHS फार्मासिस्ट 2013 का पेपर है। तो आप ये देखेंगे कि 2013 में फार्मासिस्ट का लेवल क्या रहा था। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ दीज। पहला क्या, ये 26 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। CGHS फार्मासिस्ट 2013 का पेपर है और 2013 के टाइम पे आप देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आते थे। कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ LFT। LFT का मतलब समझ रहा है, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट का कौन सा पार्ट नहीं है, तो आप आंसर करेंगे मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ये पार्ट नहीं होता है LFT का, लीवर फंक्शन टेस्ट का। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सीरम क्रिएटिनिन हेल्प्स इन मेजरिंग द फंक्शन ऑफ। सीरम क्रिएटिनिन हेल्प्स इन मेजरिंग द फंक्शन ऑफ। सीरम क्रिएटिनिन किसके फंक्शन को मेज़र करने में हेल्प करता है, तो आप बताएंगे जाकर के किडनी। किडनी का अगर आपको फंक्शन चेक करना है, मेज़र करना है, मापना है, तो आप सीरम क्रिएटिनिन का लेवल देखेंगे जाकर के। सीरम क्रिएटिनिन के लेवल से आपको पता चल जाएगा कि हमारी किडनी का क्या जो है इस समय क्या स्थिति है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है द फंक्शन यूनिट ऑफ द लंग्स। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो आप बताएंगे एल्वियोली होती है जाकर के। एल्वियोल्स। एल्वियोल्स जो है, एल्वियोल्स इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोल्स जो इस तरीके के लंग्स में जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस तरीके के लंग्स में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको कहते हैं क्या, एल्वियोल्स। तो एल्वियोल्स जो होता है जाकर के, एल्वियोल्स जो हमारा होता है ये फंक्शनल यूनिट होता है जाकर के, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल GFR इज इन एडल्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है एडल्ट्स में, तो आप वयस्क में कितना होता है 100 ml पर मिनट। 1 मिनट में 100 ml GFR होता है जाकर के किसी भी नॉर्मल एडल्ट में। ठीक है ना। फिर 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिफर्स टू ड्रग एलिमिनेशन बाई। कह रहा है जो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है ये रिफर्स करता है ड्रग के एलिमिनेशन को किसके द्वारा, तो आप बताएंगे जाकर के मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है ना। हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिफर्स टू ड्रग एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज़ अनपेयर्ड। कह रहा है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है बॉडी में जो अनपेयर्ड है। ठीक है ना। तो आप आंसर करेंगे स्प्लीन। स्प्लीन भैया अनपेयर्ड होता है, स्प्लीन अनपेयर्ड होता है। लीवर आपका अनपेयर्ड होता है जाकर के। ठीक है ना। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो अनपेयर्ड होते हैं जाकर के। पेनक्रियाज आपका अनपेयर्ड होता है, तो ये सारे कुछ हैं। ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है ग्वाइटर इज़ अ कंडीशन अफेक्टिंग द। ग्वाइटर एक ऐसी कंडीशन है बॉडी में जो अफेक्ट करती है, जो प्रभावित करती है किसको जाकर के, आप बताएंगे थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करती है ग्वाइटर। ठीक है ना। फिर ग्वाइटर का मतलब होगा घेंगा रोग। जब आयोडीन की कमी हो जाती है इनसाइड द बॉडी तब ये ग्वाइटर रोग जो है हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द RNA कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट, सॉरी, द RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड कंटेन्स ऑल एक्सेप्ट। सभी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं RNA में, केवल एक चीज़ छोड़ करके। वो एक चीज़ क्या है, आप बताएंगे थाइमीन। यहाँ पे बेस की बात हो रही, थाइमीन जो है RNA में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, थाइमीन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है नी कैप इज़ द कॉमन नेम फॉर। नी कैप जो है कॉमन नेम किसका है, बताएंगे पटेला। पटेला का मतलब समझ रहे हैं, जब आप पैर की बात करते हैं, जैसे सपोज दैट ये हमारा पैर हो गया, ये हो गया थाई, ठीक है, ये हो गया घुटना, और यहाँ से हो गया जा करके हमारा दूसरा पैर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इस चीज़ की बात हो रही है। ये जो घुटना है आपका, घुटने के ऊपर की जो हड्डी है, इसको हम लोग कहते हैं पटेला, और इसी को क्या कहा जाता है, नी कैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नी कैप। ठीक है ना। तो नी कैप के नाम से किसको जानते हैं, पटेला को जानते हैं। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग बाय विच रूट रीचेस 100%। कह रहा बायो अवेलेबिलिटी किसी भी ड्रग की 100% कब पहुंच जाती है,
जब वो हम जो मेडिसिन्स है उसको हम लोग इंट्रावेनस देते हैं, ठीक है ना, आईवी के इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो जाती है 100%। या फिर हम कह सकते हैं जब किसी चीज़ को पेरेंटली देते हैं, पेरेंटली देंगे तब भी जो है उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो जाएगी 100%। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑल दीज ड्रग्स आर इनइफेक्टिव ओरली ड्यू टू लीवर मेटाबॉलिज्म एक्सेप्ट। कह रहा है सभी ड्रग्स जो है इनइफेक्टिव होती हैं ओरली अगर आप लेते हैं, क्योंकि लीवर मेटाबोलाइज कर देता है। केवल एक ड्रग ऐसी है जिसको छोड़ करके, मतलब केवल एक ड्रग ऐसी है जिसको अगर आप ओरली भी लेंगे ना तो लीवर जो है मेटाबॉलिज्म लीवर में नहीं होता है जा करके। वो कौन सी है तो आप बताएंगे टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक केवल ऐसी ड्रग है जिसको अगर आप ओरली लेते हैं तो ये लीवर में मेटाबोलाइज्ड नहीं होगी जा करके, ठीक है ना। तो ऑल दीज ड्रग्स आर इनइफेक्टिव ओरली ड्यू टू लीवर मेटाबॉलिज्म। कह रहा है सभी ड्रग्स जो है जो भी ऑप्शन में दी गई होंगी सभी ड्रग्स जो है इनइफेक्टिव होती हैं ओरली अगर लेते हैं, मुंह से लेते हैं, क्योंकि लीवर में मेटाबोलाइज्ड हो जाती है। लेकिन एक ड्रग ऐसी है जो लीवर में मेटाबोलाइज्ड नहीं होगी, वो कौन सी है, टेस्टोस्टेरॉन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है प्रोप्राइटरी नेम ऑफ अ ड्रग नॉमेनक्लेचर रिफर्स टू। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में। मैंने खुद इस क्वेश्चन को कम से कम 7-8 बार करवाया है, ठीक है ना। तो प्रोप्राइटरी नेम ऑफ अ ड्रग नॉमेनक्लेचर रिफर्स टू, आप बताएंगे ब्रांड नेम, ठीक है ना, ब्रांड नेम। प्रोप्राइटरी नेम ऑफ अ ड्रग नोमेनक्लेचर रिफर्स टू ब्रांड नेम, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज़ नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो कि सेफ नहीं होती है कौन सी आ जाएगी तो आप बताएंगे जाकर के रेमिप्रिल, रेमिप्रिल, फॉसिनोप्रिल, पेरेंड्रोपिल, लिसिनोप्रिल, फॉमिप्रिल। ये सब जो दवाएं हैं ये एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की दवाएं हैं और दूसरा क्या है कि ये सेफ़ नहीं होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज़ अराउंड। कह रहा है ह्यूमन बॉडी में टोटल जो ब्लड है वो कितना होता है जा करके, तो आप आंसर करेंगे जा करके 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में टोटल, ठीक है ना। 5 से 6 लीटर भी आप बोल सकते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट 5 लीटर ही है, ठीक है ना। फिर आप बताएंगे क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ। फिर क्या होता है, देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है वो टोटल बॉडी वेट का कितना होता है जाकर के, टोटल बॉडी वेट का कितना होता है तो आप बताएंगे अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% होता है जा करके, ठीक है ना। फिर देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये किसका भाग होता है, कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ ईयर। ईयर का पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये देखिए कान हमारा है, ठीक है ना, और कान का ये अंदर वाला पार्ट है, फिर इसके अंदर वाला एक ये पार्ट है इस तरीके से, तो ये आउटर पार्ट, ये मिडिल पार्ट, ये इनर पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंडोलिम्फ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंडोलिम्फ नाम का लिक्विड पाया जाता है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। जैसे ये पार्टिकल हिलते हैं तो ये आपके पार्टिकल बॉडी के एक्टिविटी पे ये हिलते हैं और इनके हिलने से ही क्या साउंड प्रोड्यूस होता है जिससे जो है हमें सुनाई देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ईयर के कितने पार्ट होते हैं तो आप बताएंगे 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर। और मिडिल पार्ट में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, MIS, मैलियस, इनकस और स्टेपीज़, जिसमें से स्टेपीज़ जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है जाकर के, ठीक है ना। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ ईयर, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, एक बात और है, आपको अब क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। PDF इसका आपको डाउनलोड करने के लिए करना क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, ठीक है। एग्जाम पैरा नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधे चैनल पे पहुँच जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपको सारी PDFs जो है मिल जाएंगी एज इट इज़। जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही सारी PDF आपको मिल जाएंगी। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। ह्यूमन बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चर जो कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ये मेल है या फीमेल है, मेल और फीमेल दोनों में वो स्ट्रक्चर सेम पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या है आप बताएंगे, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जैसे कि ये सपोज दैट ये हमारा हार्ट है, ठीक, ये हार्ट है,
तो ये क्या है, ये अगर इधर से देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है ना। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कह रहा है लेफ्ट एट्रियम जो है, ठीक है ना, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये पार्ट जो है ह्यूमन बॉडी में सेम ही होता है जा करके, ठीक है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी इज जेंडर स्पेसिफिक। कह रहा है ऐसा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में जो जेंडर स्पेसिफिक है, जहाँ से किसी भी मतलब मेल हो या फीमेल हो उसका जेंडर पता चलता हो, मतलब वो ऑर्गन्स जेंडर स्पेसिफिक है, या तो वो मेल में पाया जाएगा या तो वो फीमेल में पाया जाएगा। तो कौन सा है ऐसा ऑर्गन, तो आप बताएंगे प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये जेंडर स्पेसिफिक ग्लैंड होती है, और क्या है कि ये ग्लैंड जो है मेल्स में पाई जाएगी जा करके, ठीक है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाई जाएगी, मेल्स में पाई जाएगी। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो जेंडर स्पेसिफिक है, और लेफ्ट एट्रियम जो है वो नॉट जेंडर स्पेसिफिक है। दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। लाप्लास लॉ इज़ फॉलोवर्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। एक लाप्लास लॉ होता है, तो ये लाप्लास का जो नियम होता है ये सारे ऑर्गन्स इस नियम को फॉलो करते हैं, केवल एक ऑर्गन को छोड़ करके, और वो ऑर्गन कौन सा है आप बताएंगे, ब्रेन, ठीक है ना। तो ब्रेन जो है ये लाप्लास का नियम जो है फॉलो नहीं करता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इज़ नॉट यूज्ड सबलिंगुअली। कह रहा है सबलिंगुअली हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सबलिंगुअली का मतलब हो गया जाकर के अंडर द टंग, ठीक है ना। अंडर द टंग जो है किसी भी कौन सी एक ऐसी मेडिसिन है जिसको अंडर द टंग हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी सबलिंगुअली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप बताएंगे नाइट्रोफ्यूरेंट्वाइन। नाइट्रोफ्यूरेंट्वाइन इसको हम लोग सबलिंगुअली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ओरली ही लेना पड़ेगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है रॉड्स एंड कोन्स आर द पार्ट ऑफ। रॉड्स एंड कोन्स किसका पार्ट है, तो आप बताएंगे रॉड्स एंड कोन्स जो है ये आई का पार्ट है जाकर के, आई का। रॉड सेल होती है, कोन सेल्स होती हैं। रॉड सेल्स जो है रात में देखने के काम आती है, ये देख लिए, याद कर लीजिए, एडिशनल पॉइंट है। और कोन सेल जो होती है ये दिन में देखने के काम आती है, ठीक है ना। तो रॉड सेल कैसे रात में देखने के काम आती है, रॉड सेल्स में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहा जाता है रोडोप्सिन। क्या कहा जाता है, रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन टूटता है जाकर के कब, जब अंधेरा होता है। जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में ये रोडोप्सिन टूटता है, ठीक है ना। तो जब ये टूटता है तो अब आप देखेंगे जैसे ही आप मान लीजिए उजेले से अंधेरे में गए अचानक, तो होता क्या है थोड़ी देर आपके लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। थोड़ी देर के बाद आपको धीरे 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 दिखाई पड़ना चालू हो जाता है। तो ये जो धीरे धीरे दिखाई पड़ने का प्रोसेस है ना, ये रोडोप्सिन के टूटने का प्रोसेस होता है। जैसे जैसे रोडोप्सिन टूटेगा वैसे ही आपको जो है दिखाई देने लगेगा रात में, ठीक है ना। और कोन सेल्स जो है दिन में देखने के लिए काम आती है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि रॉड सेल एंड कॉन सेल्स आर द पार्ट ऑफ आई। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटी फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड नॉन इन्फेक्टिव डायरिया इज। डायरिया के लिए कह रहा है बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है अनकॉम्प्लिकेटेड नॉन इन्फेक्टिव डायरिया के लिए। जब डायरिया नॉन इन्फेक्टिव हो और अनकॉम्प्लिकेटेड हो तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है उसके लिए आप बताएंगे जा करके, ORS आप दे दीजिए। तो ये जो डायरिया है ये आपका अगर नॉन इन्फेक्टिव डायरिया है तो ये जो है बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट ये होता है हमारा ORS, और ये बेस्ट ट्रीटमेंट मॉडलिटी होता है जाकर के अनकॉम्प्लिकेटेड, जब कॉम्प्लिकेशंस ना हो रही हों डायरिया की वजह से। नॉन इन्फेक्टिव होना चाहिए और केवल डायरिया की कंडीशन होनी चाहिए, मतलब किसी भी माइक्रोब्स की वजह से डायरिया ना हुआ हो, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इस तरीके के अगर माइक्रोब्स इन्वॉल्व हैं तो फिर वहाँ पे ORS से काम नहीं चलेगा। वहाँ पे फिर एंटीबायोटिक एंथलमेंटिक वगैरह मेडिसिन भी दी जाती हैं, ठीक है। और अनकॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, यानी डायरिया की वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो रही हो, पता चला आपको चक्कर आ रहे हैं, बिल्कुल आपका बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है ना, तो फिर वहाँ पे ये जो है लागू नहीं होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर इंटरनल फीडिंग इस कार्ड। देखिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ऐसी ट्यूब जिसको आप नेज़ल कैविटी से डालते हैं जा करके, ठीक है ना, और यूज्ड फॉर इंटरनल फीडिंग। और होता क्या है इंटरनल फीडिंग के लिए, यानी बॉडी में सीधे आपके पेट में वो चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी जो आप खाते हैं, ठीक है ना। भाई हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं,
ठीक है, और वो सिंपल फॉर्म में होता है, वो सीधे सिंपल फॉर्म में आपके इनसाइड द बॉडी जो है पहुंचा दिया जाएगा। आपने देखा होगा कई सारे लोगों के नेज़ल ट्यूब या राइस ट्यूब पड़ी होती है, आपने सुना होगा, उसका नाम होता है राइस ट्यूब, बोल देते हैं राइल्स ट्यूब, ठीक है ना। तो वो राइल्स ट्यूब की ही बात हो रही है यहाँ पे कि नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज्ड फॉर इंटरनल फीडिंग इज कॉल्ड, और उसी ट्यूब से लोगों को खाना खिला दिया जाता है, मतलब लिक्विड वगैरह डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके बॉडी में एनर्जी पहुँचती रहती है। तो इसको कहते हैं राइल्स ट्यूब। कौन सी ट्यूब? राइल्स ट्यूब। फिर 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा है ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? ऐसा सब्सटेंस जो सबसे कठोरतम सब्सटेंस हो, तो आप बता देना दांत होते हैं। दांतों के ऊपर इनेमल लेयर होती है, तो यही इनेमल लेयर जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है पूरे ह्यूमन बॉडी में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है नॉर्मल WBC काउंट। यहाँ पे आपसे वाइट ब्लड सेल्स का जो है नॉर्मल काउंट पूछा जा रहा है, तो आप बता देना 4-5 हज़ार से या 6 हज़ार से लेकर के 11 हज़ार के बीच में होता है। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे 4 हज़ार से लेकर के 10 हज़ार, यहाँ पे लिखा गया है 4 हज़ार से 10 हज़ार क्यूरिक पर mm। अब आपने देखा होगा TLC, लोग कहते हैं TLC टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, यही एक तरीके से WBC ही होती है जाकर के, ल्यूकोसाइट्स और मोनोसाइट, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है अग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। अग्रेन्युलोसाइट्स में 2 होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है ना, या ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ठीक है ना। और फिर क्या इधर आ जाएंगे जाकर के, ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 आ जाएंगे, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है इज नॉट अ HMG को एंजाइम से रिडक्टेज इनहिबिटर। HMG को एंजाइम से रिडक्टेज इनहिबिटर्स नहीं है, तो आप बताएंगे जाकर के यूलिनेस्टेटिन। यूलिनेस्टेटिन जो होता है ये HMG को एंजाइम से रिडक्टेज इनहिबिटर नहीं होता है, ठीक है ना। और ये करता क्या है, HMG को एंजाइम से रिडक्टेज इनहिबिटर ये क्या करता है, रोसुवास्टैटिन वगैरह में आ जाता है, लोवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, इनमें होता है HMG को एंजाइम से रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं ये करते क्या है जा करके, ये क्या करता है कि बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जा करके, ठीक है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जिसको कहा जाता है LDL के लेवल को ये जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को कम करता है, और HDL के लेवल को बढ़ाता है, यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के लेवल को बढ़ाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक तरीके से कि हार्ट अटैक वगैरह के लिए। चूँकि कोरोनरी जो होती हैं, ये जो आर्टरी हमारी होती हैं या जो वेंस होती हैं, इनमें क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह जम जाते हैं जा करके, ठीक है ना। अब इनके बीच का रास्ता कैसा हो जाता है, सकरा हो जाता है, तो ब्लड जो है हमारा प्रेशर से साथ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितनी ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं होती, और इसकी वजह से एंजाइना की समस्या हो जाती है, हार्ट अटैक वगैरह की समस्या हो जाती है। तो ये होता है जा करके HMG कोएंजाइम्स ए रिडक्टेज इनहिबिटर का काम, ठीक है। और कह रहा है इनमें से कौन सा है HMG कोएंजाइम से रिडक्टेज इनहिबिटर नहीं है, तो यूलिनेस्टैटिन नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लाते रहेंगे। DSSB फार्मासिस्ट की तैयारी को बनाएं मजबूत। और आप इस पूरे वीडियो का ये जो टेलीग्राम, अगर आप इस पूरे वीडियो का चाहते हैं PDF, तो आप टेलीग्राम पे चले जाएं और वहाँ से जा कर के आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF, ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में रहेगी सुविधा। आप PDF वगैरह प्रिंट करा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, तो आपके पास क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।